Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as Everyday Use by Alice Walker. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले एलिस वॉकर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनका फुल नेम है एलिस मालसीनियर तलुला केट वॉकर. बर्थ शी वॉज बोर्न ऑन 9th of February 1944 in Eatonton, Georgia, USA. Background: she is youngest of 8 children in a poor sharecropping family. Education: she attended Spelman College, Atlanta and Sarah Lawrence College, New York. Graduated in 1965. नेक्स्ट चलते हैं करियर की तरफ. सो शी इज़ अ नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट एंड एक्टिविस्ट. फेमस वर्क्स की बात करें सो द कलर पर्पल 1982 वॉन पुलिट्जर प्राइज एंड नेशनल बुक अवार्ड. इनकी राइटिंग में मेजर थीम्स जो हैं उसमें रेसिज्म, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर, फीमेल एम्पावरमेंट और स्पिरिचुअलिटी है. एक्टिविज़म की बात करें तो सिविल राइट्स मूवमेंट की ये पार्टिसिपेंट हैं एंड शी एडवोकेट्स फॉर विमेंस राइट्स एंड एनवायरमेंटल इशूज़. नेक्स्ट चलते हैं. इनके जो दूसरे नोटेबल वर्क्स हैं उसमें मेरिडियन 1976, द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंच कॉपलैंड 1970, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स 1983. लेटर लाइफ की बात करें शी कॉन्टिन्यूज टू राइट एंड स्पीक ऑन सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इशूज़. नेक्स्ट चलते हैं आज का जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है एवरीडे यूज़ उसकी इन डिटेल समरी की तरफ. तो ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है मामा मिसेस जॉनसन के बयान से सुनाई गई है, जो एक मजबूत और मेहनती अफ्रीकन अमेरिकन खातून है और वो अपने गांव के जनूबी इलाके में एक छोटी बेटी मैगी के साथ रहती है. अब इनका जो सादा सा घर है वो एक खुले सहन में वाक़या है जिसे माँ एक्सटेंडेड लिविंग रूम यानी कि एक फैला हुआ बैठक कमरा कहती है. वो अपनी बड़ी बेटी डी का इंतज़ार कर रही है जो काफ़ी अरसे बाद इनसे मिलने आ रही है. नेक्स्ट है मामाज कैरेक्टर एंड फैमिली बैकग्राउंड. माँ का किरदार और ख़ानदानी पस मंज़र. अब जो माँ है वो अपने बारे में बताती है कि वो एक बिग बोन्ड वुमेन है, एक बड़ी हड्डियों वाली औरत है जिसके हाथ सख्त और मर्दाना है और इसकी वजह ये है कि वो कई सालों से सख्त मजदूरी लेकिन स्लॉटर होक्स यानी कि वो आसानी से जो खंजीर हैं उनको ज़बह कर सकती है और बाहर के तमाम काम बखूबी अंजाम देती है. अपनी मजबूती के बावजूद वो एहसास कमतरी का शिकार है और अक्सर ये ख्याल करती है कि वो किसी टीवी रीयूनियन शो में है जहां डी प्यार से इसे गले लगाती है. अब ये ख्याली मंजर है जो इनके हकीकी और जो कुशीदा ताल्लुक़ है उससे बहुत ज़्यादा मुतज़ाद है. मैगी जो छोटी बेटी है बहुत ज़्यादा शर्मीली है. शी इज़ शाय, सेल्फ कॉन्शियस एंड स्कार्ड फ्रॉम अ फायर दैट बर्न देयर फॉर्मर होम. ठीक है, वो शर्मीली है, खुद से गैर मुतमईन है और इस आग से जली हुई है जिसने इनका पुराना घर जो है वो तबाह कर दिया था. वो जो पुरएतमाद बहन डी है, ठीक है, उसकी उससे बहुत ज़्यादा हसद करती है और ख़ुद को हर लिहाज से उससे कमतर महसूस करती है. अब जो मामा है वो नोट करती है दैट मैगी विल बी नर्वस अंटिल आफ्टर हर सिस्टर गोज़. माँ ये नोट करती है कि मैगी इस वक्त तक घबराई रहेगी जब तक कि इसकी बहन चली नहीं जाती. नेक्स्ट चलते हैं डीज अराइवल. जब डी पहुंचती है तो माँ और मैगी इसकी बदली हुई शक्लो सूरत और रवैये से हैरान रह जाती हैं. ठीक है, डी गाड़ी से उतरती है तो इसने बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा रोशन रंग बिरंगा लिबास और गोल्ड ज्वेलरी, सोने के जेवरात पहने होते हैं. वो बताती है कि उसने अपना नाम बदल कर वेंगेरो लिवानिका कमेंजो जो है वो रख लिया है क्योंकि वो अब इस नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इन लोगों से वाबस्ता है, ठीक है, जो मुझे दबाते हैं. अब इसके साथ इसका साथी हकीम बारबर भी होता है जो गैर मामूली अंदाज और जो जदीद अफ्रीकी तर्ज है उसके लिबास में मलबूस होता है. नेक्स्ट है अब जो मामा है और मैगी है, ठीक है, डी के अपने नाम और माजी को अचानक जो है रिजेक्ट करने पर हैरान भी हैं और कुछ हद तक महफूज भी होती हैं. माँ इसे याद दिलाती है कि इसका नाम डी जो है दरअसल इसकी आंट डाइसी बिग डी के नाम पर रखा गया है और ये नाम इनके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है जो कि इनकी असल वरासत और पहचान की एक अहम कड़ी है.
अब माँ के लिए डी की नई जो अफ्रीकन आइडेंटिटी है, अफ्रीकी शनाख्त है, अपनाने की कोशिश सिर्फ ज़ाहरी और बनावटी महसूस होती है और वो खामोशी से अपनी बेटी डी की हिपोक्रेसी, उसकी रियाकारी को देखती है। नेक्स्ट है द विजिट एंड द क्लैश ऑफ वैल्यूज़। अब घर के अंदर डी मुख्तलिफ घरेलू चीज़ों जैसे बटर चर्न, मक्खन निकालने वाला बर्तन, ठीक है, डैशर और बेंचेस को गौर से देखती है, मगर वो इनकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें समझकर नहीं बल्कि सकाफती विरसे की यादगारों के तौर पर पसंद करती है, ठीक है। वो कहती है कि वो जो चर्न का ऊपर वाला हिस्सा है अपने मेज़ पर सजावट के मरकज़ी टुकड़े के तौर पर रखेगी, ठीक है, और जो डैशर है उसको नुमाइश की चीज़ बनाएगी, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि इन चीज़ों की सेंटिमेंटल और फंक्शनल वैल्यू भी है, यानी कि इनकी जज्बाती और अमली अहमियत क्या है। अब खाने के दौरान जो डी है वो अपनी माँ के सादा तर्ज ज़िंदगी और हाथ से बनी हुई चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिन्हें अब वो लोक फ़न यानी फोक आर्ट के तौर पर देखती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैगी है, ठीक है, वो खामोशी से बावर्ची खाने में बैठी रहती है, अपनी बहन की मौजूदगी में घबराई हुई और बेचैन महसूस करती है। नेक्स्ट है द क्विल्ट्स, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। खाने के बाद डी जो है वो माँ के संदूक में झांकती है और वहाँ से 2 पुराने लहाफ जो है क्विल्ट्स जो है उनको निकालती है, जो दादी डी, बिग डी और माँ जो है उन्होंने मिलकर बनाए थे। अब इन क्विल्ट्स में पुराने ख़ानदानी कपड़ों के टुकड़े जुड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक अमरीकी खाना जंगी सिविल वार के वर्दी का टुकड़ा भी शामिल है, जो इनके ख़ानदान की तारीख और यादों से भरे हुए हैं। अब डी जो है वो इन क्विल्ट्स को मांगती है, ठीक है, और इन्हें प्राइसलेस पीसेज ऑफ आर्ट यानी बेहद कीमती फ़न पारे करार देती है। अब जो माँ है वो इसे बताती है कि वो ये लहाफ मैगी को शादी के तोहफे पर देने का वादा कर चुकी है। ये सुनकर डी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैगी इतनी पसमानदा है कि इन्हें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ले आएगी, यानी वो इनकी असल कदर को नहीं समझती। इस लम्हे जो मामा है उसको एक गहरी बसीरत हासिल होती है और वो जुर्रत के साथ एक फ़ैसला करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मामा है उसको एहसास होता है कि डी का वरासत का तसव्वुर बिल्कुल जो है वो शैलो है, सतही है, और वह सिर्फ चीज़ों की ज़ाहरी कीमत को अहम समझती है, लेकिन इनके पीछे मौजूद लोगों, मेहनत और रवायात की कदर नहीं जानती। इसके बरक्स जो मैगी है, जो सादा ज़िंदगी गुजारती है और अपनी दादी से क्विल्ट बुनना सीख चुकी है, दरअसल अपने ख़ानदान की जिंदा वरासत की नुमाइंदा है। अब जो मामा है वो एक फ़ैसला कुन लम्हे में जो क्विल्ट है डी के हाथों से लेकर मैगी को दे देती है। मैगी हैरान रह जाती है लेकिन खामोश खुशी से मुस्कुरा देती है और डी से कहती है कि मैं दादी डी को बगैर क्विल्ट्स के भी याद रख सकती हूँ। ये लम्हा मैगी के वक़ार और उसकी खुद एतमादी की बहाली की अलामत बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी एंडिंग की तरफ, जो कि है डीज डिपार्चर, ठीक है, यानी कि डी की रुखसती। डी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है, कहते हुए कि माँ और मैगी अपनी विरासत को नहीं समझते, और मैगी को नसीहत करती है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बने। इसके जाने के बाद माँ और मैगी खामोश सेहन में साथ बैठ जाती हैं एक पुरसकून और मुतमईन माहौल में, और अपनी हकीकी जो जड़ें हैं और माजी है उनसे ताल्लुक़ में सुकून महसूस करती है। नेक्स्ट चलती हैं जो मेजर थीम्स इस स्टोरी के अंदर हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है हेरिटेज एंड आइडेंटिटी यानी विरासत और शनाख्त। कहानी में डी के ज़ाहरी और नुमाइशी तसव्वुर जो विरासत है, ठीक है, उसका मुआजना माँ और मैगी के ज़िंदा और अमली ताल्लुक़ से किया गया है, जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और यादों के ज़रिए अपनी असल सकाफ़त को ज़िंदा रखते हैं। इसका सेकंड थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, यानी कि रवायत का मुकाबला है जो मॉडर्निटी है उसके साथ जो जदीद दुनिया है। अब डी का जदीद तालीम याफ्ता और जो फ़िक्री रवैया है अपनी फ़ैमिली के सादा और रवायती तर्ज ज़िंदगी से टकरा जाता है। अब ये जो तसादुम है ये ज़ाहिर करता है कि तरक्की की ख्वाहिश अगर जड़ों से कट जाए तो अपनी शनाख्त खो देती है। नेक्स्ट इसका थीम है फैमिली एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ख़ानदानी और नस्ली कशमकश। अब माँ और बेटी के दरमियान ये जो टेंशन है ये हाईलाइट करती है जो डिफरेंसेस हैं एजुकेशन में, प्राइड में, और नस्लों के दरमियान जो समझ का फ़र्क है उसको ज़ाहिर करती है। इसका लास्ट थीम है कल्चरल अथेंटिसिटी, यानी कि सकाफ़ती असलियत। अब एलिस वॉकर ये शो करती है कि अपनी सकाफ़त की असल कदर सिर्फ ज़ाहरी अलामतों या नुमाइशी अशिया में नहीं बल्कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके अमली तजर्बात, मेहनत और रवायत की कदर करने में है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.